अच्छा, फिर आज ऐसा करते हैं कि क्योंकि जी सर। एक तो सारे लोग भी मौजूद नहीं हैं और सबने पढ़ा भी नहीं हुआ पूरे का पूरा। रशीद साहब ने तो फिर काफी सारा सुन लिया, लेकिन बाकियों ने शायद नहीं अभी तक सुना। तो आप लोग इसको अपने तौर पे पढ़ें, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मॉड्यूल 5 में है क्या। ठीक है सर। वैसे तो वो लेक्चर में भी ठीक है सर। मौजूद है, वैसे वो तो स्लाइड्स में भी मौजूद है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ऐसा है जी कि ठीक है सर। जी 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 बोलिए। एक तो जनरल क्वेश्चन है, नॉट ऑन दिस टॉपिक। जी ये रहमान अभी ये जो आपके बंदा खोलते हैं ना यूट्यूब में, जैसे वो आपके लेक्चर देखते हैं तो और वीडियोस भी नजर आ रही होती है ना जी जी यूट्यूब में जी जब बंदा जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें देखते हैं तो अभी भी जो इवन 2020 और 2021 की वीडियोस आपको नजर आ रही हैं, कुछ इंडियन भी हैं और कुछ हम्म। जो अंग्रेज हैं। जी जी। अच्छा, वो अभी भी जो उनका जो सिलेबस देखने में लग रहा है पुराने वाला है। अ, वो मॉड्यूल क्या है इसका, पीएम बॉक सिक्स एडिशन। है ये भी सिक्स है ये भी वो 6th एडिशन। वो चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं और हाँ। ये जो पढ़ रहे हैं ये एक डिफरेंट जी सिलेबस जी है। जी। तो ये कई कई डाउट पैदा हो जाता है कि वो सिलेबस क्या, मतलब उसमें सर कोई देखें, एक बात जो बहुत, हम पढ़ रहे हैं वो सेम मैंने सिलेबस है। एक पोस्ट डाली थी अभी ये पीएम एस्पायर के सिलसिले में, लिंक्डइन पे भी और फेसबुक पे भी। देखें, पीएमआई ये कहती है कि पीएमबीओके इज नॉट द सिलेबस। ये जो है, भले वो 6th हो या 7th एडिशन हो, वो सिलेबस नहीं है। हाँ, उसके अंदर बहुत सा मैटर मौजूद है, 6th में भी और 7th में भी, और वो यूजफुल हो सकता है आपके पीएमपी एग्जाम के लिए। लेकिन आपका सिलेबस जो है वो पीएमपी एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन है, जो हमने पहले डिस्कस किया। ये वो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये स्पेसिफिकली पीएमआई की तरफ से डेवलप किया हुआ है, और ये पोर्शन एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू ईसीओ बना हुआ है। अब इसमें रेफरेंस आप भले 6th एडिशन को करें, 7th को करें, दोनों तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन कोर मैटर वो है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ठीक है, 6th एडिशन के पुराने इसी जमाने के के ऊपर बेस लेक्चर बने करके। हैं वो यूजलेस हैं, वो यूजलेस नहीं है। उनसे भी आप सीखेंगे, ठीक है ना। ठीक जैसे अर्न वैल्यू था, और जैसे स्केजुलिंग था, शायद हमने लेक्चर में इतना ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, और इसी वजह से मैंने आपको पुराने लेक्चर्स भी अपने साथ शेयर किए। मैंने आपको कहा आप पुराने वाला बिल्कुल, वो भी स्केड्यूल वाला बात लेक्चर सुन लें। आ गई जी कि ईसीओ जो है वो बेसिकली ईसीओ इज द सिलेबस। जी जी। ईसीओ पे बेस करके ये जो बुक है, इसका क्या नाम है जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं, सर जो ये पीएम वो है, ये स्टूडेंट मैनुअल है, पीएमआई फ्रेश की पीएमपी स्टूडेंट स्टूडेंट मैनुअल जो है, मैनुअल। उस पर बेस करके स्टूडेंट मैनुअल बन गया और स्टूडेंट मैनुअल ने भी अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पिमबॉक सिक्स एडिशन से ली हुई है। फिर 6 से 7 से और उसके और जगहों हाँ, से। और उसके अलावा भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है। जी जी अच्छा, जी। ये जो मैं वीडियो इनको रेफर कर रहा हूँ ना, इनको देख के कई दफा लगता है जैसे कि ये पिम बॉक्स 6 ही सिलेबस है। हाँ जी, उस पहले यही वो होता ऐसे था। आपको बताएंगे कि पहले चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ाएंगे ये जी वो, जी। तो वो थोड़ी कैसे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते नहीं हैं। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है जी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं पिम बॉक्स मत पढ़े आप। बकवास करते हैं और सर, बिल्कुल बकवास करते हैं, गलत हाँ, कहते हैं। ये तो जाति वाली बात है कि जो स्टैंडर्ड है उसको हम्म, ना पढ़ें, और आप ऐसे ही क्या कहते हैं मतलब इधर। मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं ना बीच में मशवरे देने वाले, वो जो बीच में आ जाती हैं स्टैंडर्ड, वीडियोस। सर स्टैंडर्ड तो वो चीज है जो मतलब पत्थर पे लकीर है, मतलब कौन सा काम कैसे होना चाहिए उसका तरीका लिखा हुआ है उसके अंदर। दैट इससे बेहतर गाइडलाइन कोई भी नहीं है आपके लिए। बट एट मतलब द सर सेम मैं जो टाइम, समझा हूँ कि अगर कोई जो स्टूडेंट मैनुअल है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए। इसको पढ़ लिया जाए और अपने डाउट्स को फिर मिनिमम आप स्टैंडर्ड से क्लियर करें। हाँ, मतलब आपको उसमें अर्न जो वैल्यू। चीज आपका फिर टाइम हो जी जी। तो उसको स्टूडेंट उससे पिम बॉक्स 6 से फर्दर उसको हाँ, क्लैरिफाई नहीं कर टाइम ले होने और की ज्यादा। बात नहीं है, टाइम होने की बात नहीं है। हम्म, बात है कि जो कॉन्सेप्ट अच्छा, समझ ना आता हो या एक्सप्लेन ना हुआ हुआ लगे आपको, आप ठीक उसको 6th है, 7th एडिशन से देख लें जाके। ठीक है। तो मतलब ये कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपने एग्जाम की तैयारी कहाँ से और कैसे करनी है, और मतलब सारे डाउट क्लियर करने हैं आपने। यू शुड नॉट हैव एनी सही है, डाउट्स जब आप एग्जाम के लिए जाएं। बिल्कुल।
अच्छा, तो मैं आपको यही बता रहा था कि मेरे अपने जो 6th एडिशन के बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स मौजूद हैं पुराने वाले, और वो मैंने आपसे शेयर की हुई हैं प्रेजेंटेशंस, और उसकी वीडियोस भी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। आप वो सुनना चाहें या मेरे मेरे अलावा किसी और का सुनना चाहें, कोई एतराज नहीं है, जरूर सुने। लेकिन सिलेबस को कवर जो हम कर रहे हैं वो इन 5 मॉड्यूल्स के अंदर हमने किया है, इसमें सारी कवरेज है। ये मैं मानता हूं कि इसमें कोई चीजें ज्यादा अच्छी तरह से शायद एक्सप्लेन ना हो, तो उसके लिए भले आप पीएमबीओके को रेफर करें, मेरे पुराने लेक्चर्स को रेफर करें, किसी और के लेक्चर्स को रेफर करें। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि आप पीएमबीओके को रेफर नहीं करेंगे, तो वो गलत कहता है। पीएमबीओके खजाना है नॉलेज का, आर्काइव है, भले वो 6th एडिशन हो 7th एडिशन हो। ठीक है जी, दोनों दोनों यूजफुल हैं आपके लिए। ओके जी, अब जो हम बात कर रहे थे जी, रशीद साहब क्या है? नहीं सर, आप मैंने कहा चले बताएं इसमें तो। ओके जी, ये जो आखिरी हमारा मॉड्यूल है, ये हम कहाँ पहुंच गए हैं? दरअसल हमने प्रोजेक्ट को शुरू भी कर दिया था, हमने उसको प्लान भी कर लिया था, हमने उसे एग्जीक्यूट भी कर लिया था, और पिछले मॉड्यूल 4 में हम ज्यादातर इसको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की बातें कर रहे थे कि जी इसको कैसे संभालना है, इसकी रिपोर्टिंग कैसे निकालनी है, किस तरीके से हमें केपीआईज का पता होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम क्या करने लगे हैं? नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड, and the conclusion which is coming out of the project that would ultimately benefit the organization or the business. That's why इस मॉड्यूल का नाम उन्होंने रखा है कीपिंग द बिजनेस इन माइंड। यहां पर हम मुकम्मल तौर पे कंप्लाई करवाएंगे कि जो जो शर्तें पूरी होनी चाहिए थी प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, वो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कोई भी चीज, ऑल दोज थिंग्स जो कि हम पहले भी पिछले लेक्चर में भी बात इनके ऊपर कर चुके हैं। फिर इवेलुएट एंड डिलीवर प्रोजेक्ट बेनिफिट्स एंड वैल्यू। अल्टीमेटली जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इट इज नॉट ओनली द डिलीवरेबल वी आर कंसर्न अबाउट, वी आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट कि उस डिलीवरेबल से अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को या स्टेक होल्डर को क्या फायदा या वैल्यू डिलीवर होने वाली है, और ये इंश्योर करना कि हम सही डायरेक्शन पे हैं और ये जो हम चीज डिलीवर करके जा रहे हैं इससे अल्टीमेटली वो वैल्यू या बेनिफिट यील्ड हो जाएगा, ये इंश्योर करना हमारा काम है। फिर इवैल्यूएट एंड एड्रेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी बात मैंने लास्ट टाइम आपसे की थी, और मतलब इसके अंदर एनवायरमेंटल तमाम चीजें आ जाती हैं, माहौलियाती, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स हो सकती हैं, कोई और चीजें हो सकती हैं, इंटरनल चीजें हो सकती हैं। तो उन एक तो कंप्लायंस थी, एक उन एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्टेबिलिटी है कि हम उसके हिसाब से कितने अपने आप को टेलर कर पाए हैं। और अगर तो आप एजाइल एनवायरनमेंट में हैं तो आपकी ये टेलरिंग बहुत ही ज्यादा होगी, और अगर आप प्रिडिक्टिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो गालिबन आपकी ये प्रॉपर चेंज कंट्रोल का एक मैकेनिज्म होगा जिसके तहत आप ये तब्दीलियां ला सकें। फिर जनाब स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, एक तो माहौलियाती चेंज थी, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्शन है, जो विजन मिशन है, अगर उसका ही रुख बदल जाए तो लाजमी बात है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले सारे ही काम, ऑपरेशंस और सारे प्रोजेक्ट्स के रुख भी तो बदलेंगे ना। तो इस किस्म की अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का रुख बदलता है या उसकी कोई मिशन विजन चेंज होता है तो उसकी वजह से जो तब्दीलियां आपके ऑपरेशंस या प्रोजेक्ट्स तक पहुंचती हैं उनको सपोर्ट करना। और लास्टली कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की मैंने आपसे बात की थी कि कंटिन्यू हमने करना है कि हम मुसलसल खूब से खूब तर की तलाश में जा रहे हैं। ये बातें हम, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम भी मैंने आपको ओवरव्यू इसका दे दिया था। मैं जरा इसकी मोटी मोटी चीजें देख, कंप्लायंस के हवाले से आपको याद होगा मैंने बात की थी, इधर आगे आएंगी स्लाइड्स में चेंज की भी बात की हुई है उसने, इधर एक स्लाइड थी। एक तो ये आपके रिस्क हैं, रिस्क जो हैं वो भी आपकी एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, उनको हम एनवायरमेंटल रिस्क कहते हैं। तो एनवायरनमेंट की कंप्लायंस के लिए रिस्कों को देखना,
वर्क प्लेस हेल्थ, वो जब मैंने कहा था कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग वगैरह में नॉर्मली हम वर्क प्लेस हेल्थ और सेफ्टी को, उनको एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखते हैं। फिर आप माहौलियात जो आपके इर्द गिर्द के हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा हैं कि उनको किस तरीके के साथ हैंडल करना है, वो भी एक एनवायरनमेंट है। लेकिन याद रहे कि जो चीजें गलत होती हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। एथिकली गलत है एक चीज, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम कहें कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं, इस प्रोजेक्ट में गुजारा कर लेते। तो करप्ट प्रैक्टिसेस जो है उनको भी एड्रेस करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वही एथिक्स की बात आ जाती है कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसमें भी किसी हद तक हम करप्ट प्रैक्टिसेस को भी एड्रेस करते हैं। सच बोलना, रिस्पेक्ट करना या वटेवर, वो 3-4 चीजें मैंने आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के और एथिक्स के हिसाब से बताई। क्वालिटी सबसे बड़ी कंप्लायंस की चीज है। तो मतलब जिस तरह मैंने कल आपको पिछली क्लास में डिस्क्राइब किया था कि क्वालिटी जो है वो, क्वालिटी कंट्रोल इज ऑल अबाउट द, जो चीज अब निकल रही है, डेवलप होकर निकल रही है, प्रोडक्ट जो आपका है, और क्वालिटी एश्योरेंस जो होती है वो प्रोसेस की होती है। दोनों तरह की ये कंप्लायंसेस जो हैं ये रिक्वायर्ड है। एक इंस्पेक्शन के थ्रू गेन हो रही है क्वालिटी कंट्रोल, और अपना ऑडिट के थ्रू गेन हो रही है क्वालिटी एश्योरेंस। तो खैर एनीवेज, तो रिस्कों के हवाले से फिर हमने ये जो पहले बातचीत की थी कि रिस्क किस किस किस्म के होते हैं और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सेज होती हैं, वो हैं। ओके, फिर कंप्लायंसेस के हवाले से जो हम डिसीजन लेते हैं, ये भी मैंने आपको बताया थे कि ये क्वेश्चंस हैं। मैं इनको स्किप कर रहा हूं क्योंकि हम पिछली दफा बात कर चुके हैं, रेपिटेशन हो जाएगी। तकरीबन ये सारी चीजें मैं आपको कर चुका हूं लास्ट टाइम। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है या कोई अपेरेंटली आपको नजर आता है कि नहीं यार ये बात जरा कोई बनती नहीं है, कोई समझ नहीं आती, उसको आप डिबेट करना चाहें तो आप कर लीजिए। जी तैमूर साहब। नहीं ठीक है। रशीद साहब। ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है, वो ये ऑल ओके। फिर ये आपके आ जाते हैं बेनिफिट्स और इनकी बात आ जाती है। मैं बार बार ये कहूंगा कि जो शुरू में मैंने आपको पढ़ाया था, पहले 3 जो प्रेजेंटेशंस थी, जो मैंने फंडामेंटल्स में आपको कवर किया था, उसमें से जाके बिजनेस, बेनिफिट और गवर्नेंस, इनको अच्छी तरह से एक दफा रिव्यू कर लें, क्योंकि वही सारी चीजें यहाँ पे इम्पैक्ट कर रही हैं। वैल्यू क्या होती है, बेनिफिट क्या होता है, किस तरीके के साथ प्रोडक्ट से बेनिफिट कैसे निकलता है, वगैरह वगैरह। तो आपको हमने आउटकम की भी एक टर्म बताई थी, आउटपुट एंड आउटकम। आउटपुट होता है डिलीवरेबल और आउटकम होता है शॉर्ट टर्म गेन, और वैल्यू जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म गेन है। और वैल्यू का हमने कहा था कि ये मतलब आप कहते हैं जी कैश वैल्यू आपकी बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की, इससे क्या इनहांस हो रही है या इंप्रूव हो रही है। उसमें तमाम टेंजिबल इंटेंजिबल चीजें कंसिडर करते हैं। तो इसमें वो कहता है जी इन्वेस्टिगेट करें, बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करें कि आपने अल्टीमेटली क्या बेनिफिट्स अचीव करने हैं। डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट, जो भी कोई नेचुरली एग्री हुआ कि यार ये बेनिफिट ही करने हैं, तो वो उनको उनको नोट किया जाए, बेनिफिट रियलाइजेशन का बाकायदा एक बेनिफिट्स का रजिस्टर बनाया जाए और उसको रियलाइज करने का प्लान बनाया जाए। फिर बाद में हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जो उन बेनिफिट्स को वेरीफाई करे, वेरीफाई मेजरमेंट सिस्टम। अच्छा, एक चीज गौर कीजिएगा, जब मैं बेनिफिट्स की बात करता हूं तो मैं प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा बढ़ के बात कर रहा हूं। प्रोजेक्ट का अपना एक मेजरमेंट सिस्टम था, उसके अपने एक केपीआई थे, वो प्रोडक्ट के हवाले से थे। लेकिन मैं अब बात बड़ी कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये जो चीज आपने बनाई है, ये जो स्कूल बनाया है आपने, ये प्रोडक्ट है। आपको कहा था स्कूल बना दें, आपने स्कूल बना दिया, लेकिन इस स्कूल को क्यों बनाया गया था, अल्टीमेट बेनिफिट क्या आना था। फॉर एग्जाम्पल इसका बेनिफिट था कि अगले 5 साल में 5,000 बच्चा पढ़ जाएगा। तो वो जो 5 साल में बेनिफिट आएगा, 5,000 बच्चे का पढ़ जाना इस बेनिफिट की अचीवमेंट होगी। तो मतलब ये कि इसकी वैल्यू मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए। क्या वाकई इतने लोग इससे एजुकेट होकर निकल रहे हैं
या ये स्टैंडर्ड इसका वही है या नहीं है, ये होगी बेनिफिट्स। और वैल्यू इसकी जो आपने अल्टीमेटली आपने इमेजिन की होगी कि इससे हमें इतने पैसों का फायदा होगा, या अगर हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें हम एग्जैक्टली शायद पैसे को तो नहीं देख रहे होते, लेकिन जो इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं कि इतना हमारा क्या कहते हैं लिटरेसी बढ़ जाएगी, तो वो लिटरेसी को ट्रांसलेट किया जाता है वैल्यू के अंदर। तो कोई ना कोई हमारा वैल्यू मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए। सो ये जितनी बातें यहाँ लिखी हुई हैं ये प्रोजेक्ट के डिलीवर हो जाने के बियॉन्ड जाती हैं। ये बिजनेस व्यू है। लॉन्ग टर्म में ये प्रोजेक्ट जो 6 महीने में हमने कर लिया है, इसको अगले 5 साल से में इससे बेनिफिट आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, और वो बेनिफिट्स को कैसे मेजर किया जाएगा। फिर एवेलुएट डिलीवरी ऑप्शंस टू डेमोन्स्ट्रेट वैल्यू। जब हम कोई चीज डिलीवर करते हैं, कोई प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, तो उस वक्त हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करें या डेमोन्स्ट्रेट करें कि ये जो मैं आपको स्कूल देके जा रहा हूँ ये वाकई इसमें अगले 5 सालों में 5000 बच्चे पढ़ सकते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेट करना है आपने कि देख लें, कैपेसिटी चेक कर लें, फैसिलिटीज चेक कर लें, यहाँ वाकई इतने बंदे पढ़ सकते हैं, इसकी लाइफ चेक कर लें कि 5 साल तक ये स्कूल कायम रहेगा, थिंग्स लाइक दैट। सो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। Appraise stakeholder of value gain progress. Over the period of next 5 years, हम स्टेक होल्डर्स को कैसे अप्रेज करते रहेंगे कि अब हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली, कितनी नहीं कर ली। जरूरी नहीं है कि जिसने स्कूल बनाया था वो स्कूल चला के भी दिखाए। मतलब कहने का कि प्रोजेक्ट मैनेजर मे नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द प्रोडक्ट और द स्कूल, somebody else may be running the school। तो उसका जो वेरीफाई मेजरमेंट सिस्टम होगा या जो जो उसका वैल्यू गेन की प्रोग्रेस होगी वो बाद में आएगी, लेकिन उसको डिजाइन तो प्रोजेक्ट करके जाएगा ना प्रोजेक्ट मैनेजर की जो चीज मैं बना के देके जा रहा हूँ इससे इस तरह से बेनिफिट यील्ड होने हैं और इस तरह से इसको चेक किया जाना चाहिए। असल प्रोजेक्ट वही है जो बेनिफिट्स तक पहुंचाए। खाली स्कूल बना के हैंडओवर करके चले जाना, ये फिर वही होगा कि स्कूल में भैंसें बांधी जाएंगी, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी किसी की कि ये स्कूल बन गया था अब इसके साथ करना क्या है। तो सिर्फ प्रोजेक्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग द प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, उससे आउटकम भी आना चाहिए, उससे वैल्यू भी आनी चाहिए, उससे बेनिफिट भी निकलने चाहिए, तब कहीं जाके वो चीज फुली बेनिफिशियल आपके लिए हो पाएगी। अब ये सारे काम करने के लिए वेरियस टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, वैल्यू एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ROI, NPV, IRR वगैरह हमने पढ़ा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पढ़ा, अर्न वैल्यू पढ़ा। ये सारे टूल्स हैं, ये सारे जो दिए हुए हैं ये उसके डिफरेंट टूल्स हैं, और ये हम प्रोजेक्ट के दौरान भी चेक कर चुके हैं, और उसके आने वाले टाइम में भी इन चीजों से हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं और प्लान्स कर सकते हैं या मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो टूल्स वही रहेंगे, लेकिन मोस्टली वही रहेंगे, मगर ये वैल्यू जनरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर वैल्यू एनालिसिस वगैरह को जब आप समझ जाते हैं तो आगे आ जाइए। ये वही IRR और वो सब चीजें जो मैं आपसे बातें कर चुका हूं, ये वो डिफरेंट टूल्स हैं, ये डिसीजन ट्री है। फिर जनाब तीसरा टॉपिक इसमें था एवेलुएट एंड एड्रेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। ये भी मेरा ख्याल है हम काफी तफसील में पहले बात कर चुके हैं, इसके ऊपर भी कोई इतना ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इसमें डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे ये मैंने आपको पेस्टल लास्ट टाइम भी बताया था, पेस्टल एनालिसिस है, और ये मैंने आपको समझा भी दिया था कि ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं। इसमें आपको किसी भी एक सिचुएशन को पॉलिटिकली भी देखना होता है, इकोनॉमिकली भी देखना होता है, सोशली, टेक्निकली, लीगली, एनवायरमेंटली, और इन तमाम डायमेंशंस में आप इसको चेक करते हैं तो फिर आपका एक बैलेंस्ड अप्रोच निकलती है। इस तरह के और भी बहुत से किस्म के एनालिसिस हैं, जैसे एनवायरमेंटल एनालिसिस, वो क्या कहते हैं उसको इंजीनियरिंग में जो करते हैं, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, एक एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है पूरा। तो ये बस यूं समझिए कि ये वही चीज। और चेंज कंट्रोल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, चेंज कंट्रोल सिस्टम में बता चुका हूँ, बैकलॉग की बात मैंने की थी कि किस तरह नई चीजें आपके बैकलॉग में आके शामिल होती हैं, ये तक हम देख चुके हैं सारी चीजें। फिर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की बात आ जाती है, उसको सपोर्ट आपने करना है, तो किस तरह से आपने सपोर्ट करना है। आपका अगर प्रेडिक्टिव है तो आपका प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए,
प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अपडेट्स होने चाहिए, ये है प्रेडिक्टिव में, डॉक्यूमेंट के ऊपर जोर है। लेकिन अगर आप एजाइल होंगे तो आपका जो प्लान है वो ऑटोमेटिकली रोल आउट करेगा, और भी टूल्स हैं जो बीच में इस्तेमाल होंगे। ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या क्या हैं, फंक्शनल, प्रोजेक्टाइज, मैट्रिक्स और कंपोजिट वगैरह, और उनको हम पीएमओ को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आखिरी जो है वो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट है, और इसके ऊपर भी हमने बात की थी। ऑपरेशंस के अंदर तो जो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट है वो अनलिमिटेड है, इन्फिनिट है, चीजें खूब से खूब तर होती जाएंगी। हो सकता है आज के जमाने में हमें लगता हो कि यार इस फील्ड में इससे ज्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती, मतलब ये एक्सट्रीम डेवलपमेंट जो होनी थी हमने कर ली है, मगर वो आज के हिसाब से तो ट्रू हो सकता है, लेकिन आज से 5 साल, 10 साल, 100 साल बाद जो आपके आज के बिलीफ्स हैं, दे विल नो मोर बी ट्रू। Therefore, we must understand कि continuous improvement किसी भी सिचुएशन में हमेशा ऑनगोइंग रहती है। तो ऑपरेशंस की हद तक तो हम इस बात से एग्री करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट में हमारी मजबूरी ये है कि प्रोजेक्ट ने कभी ना कभी खत्म होना है, और अगर हम इन्फिनिट इंप्रूवमेंट के चक्कर में पड़ गए तो प्रोजेक्ट कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए आपकी रिक्वायरमेंट्स में ये डिफाइन होना चाहिए कि प्रोजेक्ट ने अचीव क्या करना है। जो चीज अचीव करनी है हम इम्प्रूवमेंट जरूर करेंगे, लेकिन सिर्फ उस हद तक करेंगे कि वो अचीवमेंट हो जाए, उससे बियॉन्ड मजीद कॉन्फिडेंस इंप्रूवमेंट हम नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई चीज बनानी थी, वो अपने मेयार पे पूरी नहीं उतरी जिस मेयार के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स में डिफाइन किया गया है, तो हम उसको रीडू करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। लेकिन जो ही वो उस मेयार को अचीव कर लेती है तो हम उसको उससे ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि हम तो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चल रहे हैं, तो हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब अचीवमेंट कर लेंगे तो उसको कंप्लीशन ले लेंगे कस्टमर से। ठीक हो गया जी। इसीलिए हमने एजाइल में कहा कि कस्टमर को ऑन बोर्ड रखना है और कस्टमर की मर्जी के मुताबिक। तो कस्टमर की ब्लेसिंग होगी तो वो चीज क्लोज डाउन होगी और साइन ऑफ हो पाएगी। ये जनाब हमारा पोर्शन था, ये सारे का सारा 5th मॉड्यूल छोटा सा है। मैंने आपको बताया था कि ये आप एक ही सेशन में बैठ के ये पूरी वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और अगर क्वेश्चंस हों तो वो आप मुझसे पूछें। तो मैं भी आपको यही कहूंगा कि अगली दफा जब आप नेक्स्ट क्लास में आए तो आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग, द सेम रिमेन्स योर असाइनमेंट, सेम रिमेन्स योर ऑब्जेक्टिव, और जो जो मॉड्यूल 4 तक के क्विज हैं वो करके आए, और इसके बारे में, पूरे चैप्टर के बारे में अगली दफा इससे क्वेश्चन कर लीजिए। मतलब फॉर्मली हमारी आखिरी क्लास होगी अगली, लेकिन इनफॉर्मली अगर आप जब कभी भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब एक सेशन रख लें, हम कुछ पूछना चाहते हैं, तो म्यूचुअल आपकी राय के मुताबिक सबसे पूछ के हम कोई दिन मुकर्रर कर लेंगे। लेकिन एज फार एज दिस कोर्स इज कंसर्न, अगली क्लास पे हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। जी जनाब। ठीक है सर, ये कोशिश करेंगे अगली क्लास तक इसको खत्म कर लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक दो होगी रिक्वायरमेंट वो आपसे फिर हम सर जो रिक्वायरमेंट्स है ना, पूछ लिया जो करें। परेशानियां हैं वो मुझे जरूर बताया करें। मिसाल हाँ, के तौर वो पे जब पूछ आप लिया करें। इसके लिए अप्लाई करेंगे, आपको एप्लीकेशन फिल करनी है पीएमपी की, उसमें आपको मेरी मदद चाहिए होगी, मुझे उस वक्त जरूर याद कीजिएगा। इस तरह जब पढ़ते हैं, पढ़ने के दौरान जहां कहीं मेंबरशिप मुश्किल नहीं पैदा ली है हो। तो ले ली, तो जी जी मेंबरशिप भी अभी तक तो मैंने तो नहीं ली, बाकी का मुझे पता नहीं। सर, ले लीजिए, ले ये लीजिए, हमारी देर ना करें, देर ना करें। ठीक। पर मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि फौरी तौर पे लें, लेकिन आप सीरियस तभी होंगे जब आपको पता होगा कि मेरा कुछ स्टेक पे लग गया है। मेंबरशिप ही लेना ठीक। काफी है कि उसकी फीस देके एक दफा आपको तकलीफ शुरू हो जाएगी कि यार मैंने ये पैसे क्यों दिए हैं, तो फिर आप अगला स्टेप ठीक। लेने के काबिल होंगे। अभी तो आप आजाद हैं ना, अभी तो आपके पैसे नहीं फंसे हुए, हाँ, इसलिए ठीक। मेंबरशिप लें, एग्जाम की फीस दें, एप्लीकेशन सबमिट करें, तब आप सीरियस हो जाएंगे।
ये एग्जाम का सर कितनी दफा होता है साल में? सर ये कोई साल में नहीं होता, ये कभी भी हो सकता है, एनी टाइम। इसके दो तरीके हैं, एक तो इसके एग्जामिनेशन हॉल्स हैं, किसी भी वर्किंग डे में आप जाके एग्जाम देना चाहें तो उधर जाके दे सकते हैं, लेकिन कोविड की वजह से इन्होंने दूसरा तरीका निकाला है, और वो है कि आप घर बैठ के भी एग्जाम दे सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर। वो प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है, आप उसमें नकल शक्ल कोई नहीं कर सकते, आपके कैमरा खुला होता है, माइक खुला होता है, वो आपको बंदा बैठा देख भी रहा होता है, सुन भी रहा होता है, और मतलब देयर इज नो वे कि यू कैन चीट। जी रशीद साहब। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा एक ये था कि सर चले नेक्स्ट टाइम तो लास्ट क्लास होगी, हमें अगर एक आध हम क्लास ये जितनी एक्सरसाइजेस थी ना सर, वो हमने आल दो की एक आध डिस्कस किया है, बाकी हमने भी इसको कोशिश ये की है कि पहले एक दफा पूरा सिलेबस गो थ्रू हो जाए। बिल्कुल सही है। तो उसके ऊपर ये एक्सरसाइजेस हैं सर, ये एक आध दफा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सारे मिलके कोई एक आध क्लास में ना इन सबको एक दफा गो थ्रू कर दें। बिल्कुल करें सर, बिल्कुल करें। मैं ये नहीं कह रहा कि अगली क्लास के बाद मैं आपको मिलूंगा नहीं, आप हम कंटिन्यू जी सर। रखेंगे, लेकिन आपकी आपके क्लास इंटरेस्ट होल्ड करेंगे। जी जी सर, दूसरा ये है कि सर जितने हम ये क्विज टेस्ट कर रहे हैं ना सर, जी जी ये भी हमें मतलब थोड़ा सा करने के बाद एक आध दफा आपसे कोई उसके ऊपर भी जनरल एक डिस्कशन कर लेंगे कि हमारी क्या गलतियां हैं, ठीक है, हाँ उसको कैसे दुरुस्त किए। तो थोड़ा एग्जैक्टली, मैं हमें भी यही चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ। तो चले सर। अच्छा चलें जी, मतलब मोहतरम। कोई और चीज नहीं है तो हाँ जी, ठीक है, इंशाल्लाह फिर नहीं सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस ऑफ यू टू बी हियर। अगली दफा जरा जरूर आप लोग सब आइएगा ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर सकें। थैंक यू एंड टेक केयर। हाफिज। नेक्स्ट टाइम सबको लेके आएंगे आप। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू सर।